बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ईपीएन न्यूज के साथ मैं हूं श्यामल अकुर। आज हमारे साथ एक दफा फिर मौजूद होंगे इंडिया से हमारे दोस्त कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। थैंक यू सर। सर, तीन खबरें हैं आप आपसे डिस्कस करेंगे। एक तो बिपिन रावत साहब की स्टेटमेंट, उन्होंने आज स्टेटमेंट दी है, उस हवाले से बात करेंगे। जो करप्शन के हवाले से है कि उन्हें करप्शन के हवाले से स्टेटमेंट क्यों देनी पड़ी, क्या वो मोदी सरकार पर तनकीद कर रहे थे? एक क्वेश्चन ये होगा। बाकी मिलिट्री थेक्टर आप परचेज करना चाह रहे हैं, मोदी साहब ने आज कहा है सीडीएस को, या कल कहा है कि आप मिलिट्री थेक्टर परचेज करें जो हम इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज करेंगे। और तीसरे एक आपके पॉलिटिशियन हैं, उनकी कुछ स्टेटमेंट चल रही थी पाकिस्तानी मीडिया पे कि वो कह रहे थे मोदी साहब ने डेट फाइनलाइज कर लिया कि वो कब पाकिस्तान पे और चाइना पे अटैक करेंगे। ये सर तीन टॉपिक्स होंगे। और पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं बिपिन रावत साहब की स्टेटमेंट के हवाले से, जो आप चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। उन्होंने करप्शन के हवाले से बात की कि करप्शन की वजह से हमारे इंडिया तरक्की नहीं कर पा रहा। सर, बीजेपी की हुकूमत है इस वक्त, मोदी सरकार की हुकूमत है इस वक्त, क्या उनकी ये तनकीद मोदी साहब पे थी? किया है, और मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, करप्शन एक ऐसी बीमारी है जो वर्ल्ड के हर कोने में, अगर हम जितना इसको डिनाई करेंगे, मुझे लगता है जितना डिनायल करेंगे उतना ही हम झूठ बोलेंगे, क्योंकि को आंख में आंख डालकर जब तक आप देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उसे रोक नहीं। मुझे लगता है एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लेवल पर बिपिन रावत साहब ने बहुत ही जिम्मेदारी का एक स्टैंड लिया है कि इंडियन आर्मी ट्रेडिशनली इस करप्शन के वजह से उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई जहां उसे पहुंचना चाहिए था। वो बिल्कुल, और ये बात मैं भी अपनी तरफ से बड़ी कन्विक्शन के साथ कह सकता हूं कि करप्शन एक अपने आप में वो बीमारी है, वो एक आतंक है, जिससे जो जितना आतंकित होगा वो उसे उतना अवॉइड कर पाएगा, क्योंकि जब तक आप उसे समझेंगे नहीं, उसको आप अवॉइड नहीं कर पाएंगे। जहां तक आपका बिल्कुल स्पेसिफिक कमेंट है कि क्या उनका ये कमेंट मोदी सरकार के लिए है या नहीं है, ये किसी भी सरकार की, ये आप मेरे से मैं एज अ फ्री जिम्मेदारी का बढ़िया बात ये है, शायद हो सकता है बाकी देशों में इस तरह की फ्रीडम एक सीडीएस के पास ना हो कि वो अपने देश के बारे में, अपनी सरकार के बारे में, अपनी फौज के बारे में, अपने फौज के इम्प्रूवमेंट के बारे में, प्रिक्योरमेंट के बारे में, अगर वो करप्शन के एंगल को हाईलाइट करता है कि जितनी करप्शन होगी हमारी स्पीड उतनी कम होगी और हम उतना पीछे चले जाएंगे जो हमें आगे जाना चाहिए था, तो उसका सीधा सीधा अगर आप मतलब निकाले तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कहने का मतलब बड़ा क्लियर है, करप्शन हटानी पड़ेगी अगर ठीक हमने सर। इम्प्रूवमेंट करना। ठीक सर। सर, मिलिट्री थिएटर के हवाले से बताइएगा, जो इंडिया मिलिट्री थिएटर लेना चाह रहा है उसके हवाले से बताइए, मिलिट्री थिएटर क्या चीज होती है और ये किस पर्पस के लिए लेना चाह रहे हैं? अच्छा, बात करते हैं मिलिट्री थिएटर, जिस अगर जो मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मिलिट्री थिएटर कोई अपने आप में कोई इक्विपमेंट नहीं है, कोई फौज नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप उसी के बारे में बात कर रहे हैं, मिलिट्री थिएटर कमांड, हमारे यहाँ अब बिल्कुल। तक, अगर मैं बड़े बेसिक वर्ड्स में समझाऊं तो फौज के पास डिवीजन होती हैं, फौज के पास कोर हेडक्वार्टर होते हैं, कमांड हेडक्वार्टर होते हैं और आर्मी हेडक्वार्टर होते हैं। इसी तरह फौज के पैरेलल
नेवी का भी ऑर्गेनाइजेशन है और इसी तरह उनके एयरफोर्स का एक ऑर्गेनाइजेशन। मिलिट्री थिएटर कमांड वो देश, वो उन्नत देश बनाते हैं जिन्होंने जिन्होंने विजन रखा है आगे के लिए। और इस विजन का सबसे बड़ा फायदा ये है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स मिलकर एक पर्टिकुलर इलाके के की जरूरत के हिसाब से अपने आप को इक्विप करते हैं, अपने आप की ट्रेनिंग करते हैं, अपने सिलेक्शन ऑफ वेपन्स करते हैं। इसका बड़ा एक सीधा साधा उदाहरण दूं तो जो हम लेह लद्दाख, फौज का, एयरफोर्स का रोल सेम नहीं हो सकता, सीधी बात है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक अपने आप में बहुत बड़ी जरूरत है कि आप जो फोर्सेस, अब ये समझिए इंडियन ओशन में है, तो इंडियन ओशन या इंडियन ओशन से रिलेटेड किसी भी टापू के बारे में अगर बात करें, श्रीलंका की बात करें वगैरह वगैरह, तो वहां पर भी आप ये कहें कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के एक जैसे हथियार, एक जैसी ट्रेनिंग होगी, तो मेरे ख्याल ये गलत हो जाएगा। थिएटर कमांड वो उन्नति वाले डेवलप्ड कंट्रीज इसलिए बनाते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमें एशिया पैसिफिक की जरूरत अलग हो सकती है, मेरे ख्याल अंटार्कटिका की बिल्कुल अलग हो सकती है। सो उसी लाइन पर चलते हुए ये थिएटर कमांड्स बनाने की बीड़ा सीडीएस विपिन रावत साहब ने उठाई थी। मैं बनाऊंगा और इसको ऑर्गेनाइज करूंगा, जिस बचत का मतलब नेवी और आर्मी अगर अपने अपने तरीके से करेगी तो पहली बात आपका ड्यूअल एफर्ट लग रहा है, ड्यूअल एफर्ट के साथ ही साथ आपकी मैन पावर भी डबल लग रही है, ट्रिपल लग रही है, क्योंकि सेम काम। और उससे बड़ी बात, अलग अलग थिएटर्स में अलग अलग जरूरत है। जो कपड़े, जो सपोर्ट आइटम्स लद्दाख में चाहिए, वो जरूरी बात है कि वो इंडियन ओशन में नहीं चाहिए, पंजाब के प्लेन्स में नहीं चाहिए। तो वो जो सप्लाईज हैं, वो जो सप्लाई की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो लॉजिस्टिक्स को देखती हैं, जो अपने आप में अलग है। सो इस वजह से थिएटर कमांड। दूसरा, इसी तरह इक्विपमेंट प्रोफाइल, जो जहाज हमारा लद्दाख में उड़ता है उसकी कैपेसिटी, उसकी कैपेबिलिटी, और जो इंडियन ओशन में उड़ता है उसकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी अलग होगी। तो आप थिएटर्स देखते हैं कि मेरा नॉर्दर्न थिएटर है, मेरा ईस्टर्न थिएटर है, मेरा सदर्न थिएटर है, और मे भी कल और हम इसको बढ़कर इंटरनेशनली ले जाएं, इस बेसिस के ऊपर काम किया जा रहा है। और हम लोग इसमें इसमें काफी हद तक सक्सीड कर चुके हैं, क्योंकि तीनों ही फोर्सेस इसमें खुश हैं, उनको मंजूर है कि इस तरह की ट्रेनिंग, इस तरह का इक्विपमेंट, इस तरह का लॉजिस्टिक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, बड़ा स्पेशलाइज्ड काम है, इसलिए हम ये थिएटर कमांड बनाना चाहते हैं। ठीक। अच्छा सर, दूसरे पॉलिटिकल क्वेश्चन पे आऊंगा। आपके पॉलिटिशियन हैं, नाम सॉरी मैं मिस कर गया उनका, बीजेपी से उनका ताल्लुक है, वो कहते हैं मोदी साहब ने डेट फाइनलाइज कर ली है कि कब वो चाइना पे और पाकिस्तान पे अटैक करेंगे। क्या सर ऐसा मुमकिन? मैं इसको एक बड़े अच्छे तरीके से डालना चाहूंगा। पहली बात, पॉलिटिशियन आपके यहाँ हो, मेरे यहाँ हो, चाहे यूएस में ट्रंप साहब हो, उनका पॉलिटिकल एजेंडा रहता है, पहली बात। दूसरी बात, हर पॉलिटिशियन जब बात करता है, कोई पब्लिक को एड्रेस करता है, तो वो उसमें जब तक चीजें सेंसेशनलाइज नहीं करेगा, लोग अटेंशन कहां देंगे? मुझे बताइए, चाहे वो, मैं कहता हूं कोई भी वो देश हो, मोदी साहब के पीछे नहीं जाएंगे किसी भी देश के लिए, इंडिया उसमें इंक्लूडेड। मुझे बता दीजिए ऐसा कौन सा थर्मामीटर किसी पॉलिटिशियन के पास लगा हुआ है कि उसने मोदी साहब के अंदर डाल के रखा हुआ है, छोड़ा हुआ है, वहां पर जो टेम्परेचर ऊपर नीचे जाता है ये इनको मिल जाता है। ये अपने आप में पॉसिबल नहीं है। और मुझे बताइए, क्या आपको लगता है मोदी साहब
मीडिया अटेंशन ड्रॉ कर रहे हैं, वो एक स्टेटमेंट छोड़ दे रहे हैं जिस स्टेटमेंट के ऊपर आप और मैं रिएक्ट कर रहे हैं। उनका एम अचीव हो गया। आप नहीं, दूसरे चैनल उनका नाम लेकर बात कर रहे हैं। ये तो आपकी और मेरी मर्जी है कि हमें उनका नाम याद किया है, हम उनका नाम नहीं ले रहे तो उनको वो तवज्जो नहीं मिल रही है, वो इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है। बट यस, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आई एम वेरी श्योर इवन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बाजवा साहब के साथ ये कभी डिसाइड नहीं करेंगे कि कल अटैक करना है और जाकर अपने किसी और मिनिस्टर को बता दें कि जी मैंने अभी अभी ये डिसाइड किया। These are very closely guarded secrets। अगर अटैक, बट बाय द वे मुझे लग नहीं रहा ऐसा कहीं। देखिए, जो लड़ाई के जो बादल हैं, वॉर के जो बादल होते हैं ना, जो मंडराते हैं, वो पाकिस्तान ने भी उतना ही पढ़ा हुआ है जितना मैंने पढ़ा हुआ है और यूएस ने पढ़ा हुआ है। वो बादल दिखते हैं, वो बादल गरजते हैं, वो बादल बरसते हैं। ये स्टेजेस हैं। कोई भी वॉर दिस दो कंट्रीज के बीच में जब होती है, जब सारे ऑप्शंस खत्म। यस, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है प्रेजेंट सरकार का कोई भी मंत्री अगर कह रहा है, वो उस तरफ की इंडिकेशन दे रहा है। जैसे कि सीडीएस ने क्या बोला, सीडीएस ने भी बोला उस समय कि सारे ऑप्शन टेबल पर हैं, अगर सब फेल होता है तो वॉर का ऑप्शन भी टेबल पर है। क्यों नहीं, जिम्मेदारी से वो कह, तो इस बात को बहुत ज्यादा महत्व, दीज आर पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, इनको पॉलिटिकल स्टेटमेंट की तरह ही ट्रीट करें। इसको पाकिस्तान अपने लिए अपने आप में एक थ्रेट ना ले, और अगर थ्रेट ले भी रहा है, आपकी मर्जी है, तैयारी करके रखें, क्या बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आपके वक्त देने का, आपके टाइम देने का। कर्नल साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।